नमस्ते फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है, डिलीवरी का टाइम पास आने वाला है। अब शरीर में आखिरी तैयारी इसी चीज़ के लिए हो रही है। आप भी सोच रहे हैं और आपके फैमिली वाले सब पूछ रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा। मैं डॉक्टर समिता वधवा, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज यहाँ आई हूँ। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या चेंजेस हो रहे हैं और डिलीवरी का समय कब आएगा। आप अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक पहुँच चुके हैं और ये वक्त कोई छोटा नहीं है। ऐसे में बच्चा पूरा डेवलप हो गया है और अब जो आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे वो आपको आखिरी पड़ाव पे लेके जाएंगे और डिलीवरी के पास लेके जाएंगे। ऐसे वक्त में बच्चे की आखिरी डेवलपमेंट हो रही होती है, बच्चे का वज़न बढ़ रहा होता है, ओवरऑल ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे के लंग्स मैच्योर होते हैं, उसके आसपास फैट की परत बन रही होती है, उसके जो नाखून हैं वो फिंगर टिप्स तक पहुंच रहे होते हैं और उसके ब्रेन में बिलियंस ऑफ कनेक्शंस हो रहे होते हैं। ऐसे में थोड़ी घबराहट होना, थोड़ा डर लगना बिल्कुल नॉर्मल होता है और 37 वीक्स के बाद आपका बच्चा फुल टर्म हो जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। हमारी डिलीवरी कब होगी और हमारी ड्यू डेट कब है? अगर माँ श्योर है अपनी डेट्स को लेकर तो आपका जो आखिरी पीरियड आया था उसके पहले दिन से गिनकर 280 दिन यानी 40 वीक्स हम कैलकुलेट करते हैं और वो आपकी ड्यू डेट होती है। और जिन केसेस में माँ को श्योर नहीं होती डेट्स या फिर कभी कभी लेट कंसेप्शन होता है तो अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे जो हमारा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था पहले महीने में प्रेगनेंसी के, उसके हिसाब से हम ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ 5% प्रेगनेंसी सी एग्जैक्टली ड्यू डेट पे डिलीवर होती हैं। 37 वीक्स के बाद और 42 हफ्ते तक आपकी प्रेगनेंसी के डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के 40 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो बच्चे की धड़कन चेक करेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे जिसमें बच्चे की धड़कन देखी जाती है, उसका पैटर्न देखा जाता है और दर्द आ रहे हैं कि नहीं ये भी चेक किया जाता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो डॉक्टर डिसीजन ले सकता है 41 वीक तक वेट करने का, नेचुरल लेबर के स्टार्ट होने का। लेकिन अगर डॉक्टर ने डिसीजन लिया है आपको एडमिट कर मेडिसिन देकर पेन इंड्यूस करने का तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के 37 वीक्स के बाद तक भी ब्रीच प्रेगनेंसी है तो उस हिसाब से बच्चे की मैच्योरिटी को ध्यान रखते हुए हमें एक प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए। डिलीवरी के प्लान पूरा आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। मोड ऑफ डिलीवरी डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस टाइम में पेशेंट और डॉक्टर का डिस्कशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। 9वें महीने में बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए और फाइनली बच्चे की ग्रोथ कैसी है। जब माँ की प्रेगनेंसी 33 वीक्स तक पहुँचती है तो बच्चे का वज़न लगभग 2 किलो के आसपास होता है। उसके बाद हर हफ्ते बच्चे का वज़न अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम के आसपास बढ़ता है। तो जब हम अपने फाइनल वीक्स में होते हैं प्रेगनेंसी के यानी 37 वीक्स के बाद फाइनल बच्चे का वेट हमें तब पता चलता है। एक हेल्दी वेट 3 से लेके 3.5 किलो के आसपास होता है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का वज़न और ज़्यादा बढ़ता है उससे तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क भी होता है। अगर बच्चे का वज़न 2.5 किलो से कम है तो इसे हम लो बर्थ वेट बेबीज़ बोलते हैं। ये सब हमें लास्ट अल्ट्रासाउंड जो 9वें महीने में हम कराते हैं उसमें ज़्यादा क्लैरिटी से बच्चे का वज़न हमको पता चलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो अल्ट्रासाउंड पे वज़न हमको बच्चे का पता चलता है उसमें मार्जिन होता है 200-400 ग्राम ऊपर नीचे होने का। 9वें महीने में हम क्या खाएं, कौन सी आदतें हम बंद करें और क्या काम करें। जब हमारी प्रेगनेंसी के 33 हफ्ते पूरे हो जाते हैं उसके बाद बच्चे का वज़न बढ़ने लगता है और हर हफ्ते 200 ग्राम वज़न बढ़ता है। ऐसे में क्योंकि यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा होता है तो माँ के पेट पे प्रेशर पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा खाना एक बारी में नहीं खाया जा सकता। इसीलिए हम ये एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि हर थोड़ी थोड़ी देर में वो बार बार छोटे छोटे मील्स लें। हर 2-3 घंटे में कुछ छोटे पोर्शन में जितना भी माँ खा पा रही है उतना खाना खाएं। बेसिकली इस टाइम पे पौष्टिक खाना खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बच्चे के वज़न पे उसका अफेक्ट आता है। तो हाई प्रोटीन डाइट लेना ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है। दाल, पनीर, टोफू, स्प्राउट्स, चने, सत्तू, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दूसरा, आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए हाई आयरन रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे अनार, सेब,
हरी सब्जियां, काले चने, बादाम, अंजीर, ये सब खाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आखिरी के महीने में जब आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो रही है तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा घी या तला हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं। बहुत ज़्यादा मीठा भी ना खाएं क्योंकि उससे आपका वज़न बढ़ने का चांस हो सकता है और नॉर्मल डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क हो सकता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बाहर का खाना खाना बिल्कुल एडवाइसेबल नहीं है। ऐसे में इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है माँ को और बच्चे को, दोनों को। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कौन से काम करने चाहिए और क्या बंद करना चाहिए? आप अपना नॉर्मल काम जारी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है आपको। अगर माँ को काम करते वक्त बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है तो कंटिन्यूसली बहुत हैवी काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच बीच में ब्रेक लेकर कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने शरीर की नीड्स को समझना है। आपको जब लगता है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत थकावट हो रही है, तो आराम कीजिए। अपने आप को ऐसे वक्त में ओवर एग्जर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पेशेंट को बिल्कुल सीधा अपनी पीठ के बल नहीं लेटना चाहिए। आइडियली करवट लेके लेटना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो सेफेस्ट पोजीशन हम बोलते हैं वो होती है लेफ़्ट तरफ करवट लेके सोना। ऐसे में बच्चे का ब्लड सप्लाई सबसे अच्छा रहता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक एक करवट पे लेटना भी मुश्किल है तो आप दूसरी तरफ राइट करवट लेके भी सो सकते हैं। बिल्कुल सीधा सोने से, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, हमारा यूट्रस उस पर प्रेशर डालता है और बच्चे का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं होता कि आप बिल्कुल सीधा लेटें प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में। इसके अलावा पेट के बल उल्टा सोना बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है क्योंकि इससे पेट पर डायरेक्टली प्रेशर पड़ता है। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में 36 वीक्स के बाद यूजुअली हम बोलते हैं कि ट्रैवल कम करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको ट्रैवल करना है तो आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं और बीच में चलते रहना ज़रूरी है। बहुत लंबे समय तक अपने पैर नहीं लटकाने चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारा ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसे में क्लॉट्स बनने का रिस्क होता है। अगर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और रास्ता लंबा है, 4-5 घंटे की जर्नी है, तो हर थोड़ी देर में ब्रेक लेकर और अपने पैरों को मूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। एडवाइजेबल है कि अगर आपको ट्रैवल ना ही करें 37 वीक्स के बाद तो वही सबसे अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कौन सी एक्सरसाइजेस करना सेफ़ हैं और डिलीवरी के दर्द को सहने के लिए सांस कैसे ली जाए। जैसे डिलीवरी के दिन पास आते हैं तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि रोज़ कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक करें ताकि बच्चा जो है वो नीचे मदर के पेल्विस में सरके। दूसरा, पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो स्क्वाट्स करना स्टार्ट करें किसी टेबल की या दीवार की हेल्प से। दिन में सुबह और शाम 10-10 बार स्क्वाट्स कम से कम करना चाहिए। पेशेंट बटरफ्लाई पोजीशन में भी बैठ सकता है या फिर डक वॉक भी कर सकता है। कोई भी हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जंपिंग, भारी सामान उठाना, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए आखिरी महीने में। आइए अब हम जानते हैं ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में। ये बहुत आसान है और ज़रूरी भी है। इसे करना आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। नाक से अंदर सांस खींचें और 4 तक गिनती गिनें और इसके बाद मुंह से सांस निकालें और 4 तक गिनती गिनें। यही है, बस इतना करना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई जाता है और आपका ध्यान दर्द से हटकर सांस लेने में जाता है तो कम दर्द महसूस होता है। अगर सांस लेने की टेक्निक को आप अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे 5 मिनट ही रोज़, यह आपको बहुत मदद करेगा डिलीवरी के वक्त। जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो आप दर्द महसूस करते हैं। ऐसे में अगर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया रहेगा तो दर्द कम महसूस होगा और बच्चे को भी ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर जाएगा। 9वें महीने में बच्चे की हरकत अलग क्यों महसूस होती है और बच्चा कम क्यों घूमता है? बहुत सारी माएँ आती हैं कि बच्चे की मूवमेंट कम फील हो रही है। बच्चा जब यूट्रस में बढ़ रहा है तो उसके आसपास जगह कम हो रही है, इसीलिए बच्चा जैसे पहले इधर उधर ज़्यादा घूमता था, उन मूवमेंट्स में आपको थोड़ा सा स्लोनेस फील हो सकता है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन डेफिनेटली आपको किक्स फील होंगे, बच्चे की रोलिंग फील होगी, वो फील होना ज़रूरी है। देखिए, खाना खाने के बाद 1 घंटे में आपको नोट करना है मिनिमम 3 से 4 मूवमेंट्स होने चाहिए और 12 घंटे में अगर आपको 10 मूवमेंट्स फील हो रहे हैं बच्चे के तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको इतने मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे हैं तो उसी वक्त आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है।
आखिरी महीने में हमें ये नहीं सोचना है कि कल देख लेंगे, उसी वक्त डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, बच्चे की धड़कन चेक कराना ज़रूरी है। डॉक्टर आपका नॉन स्ट्रेस टेस्ट यानी NST करेगा, जिसमें हम 20 मिनट के लिए बच्चे की धड़कन का टेस्ट करते हैं और ये भी चेक करते हैं कि कहीं आपको लेबर पेन शुरू तो नहीं हो गए हैं। 9वें महीने में पेट में दर्द महसूस होना नॉर्मल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लेबर पेन हो। जैसे जैसे हमारे डिलीवरी के टाइम पास आता है, ऐसे टाइम पे फॉल्स लेबर पेन, जिनको हम ब्रैक्सटन हिक मूवमेंट्स भी बोलते हैं, वो फील होना भी नॉर्मल है। लेकिन ये पेन अपने आप टाइम के साथ बेटर हो जाते हैं, आपको कम फील होना शुरू होते हैं। जो असली लेबर पेन होते हैं, यानी जिनको हम ट्रू लेबर पेन्स बोलते हैं, वो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में फील होंगे और वो किसी भी दवाई से या आराम करने से ठीक नहीं होते। वो हर रेगुलर इंटरवल पे आते हैं और टाइम के साथ इनका इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी तीनों बढ़ती जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी छूट गया है या ब्लीडिंग हो गई है या फिर बच्चा कम घूम रहा है, तो तुरंत अस्पताल पहुँचें। डिलीवरी का दर्द कैसा होता है और ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? जो लेबर पेन्स होते हैं वो सबसे हाई इंटेंसिटी के पेन होते हैं, वो सहन करना बहुत मुश्किल है, और ऐसे टाइम पे ये कहना कि कुछ नहीं होता, ये सही नहीं है। लेबर पेन यूजुअली कम इंटेंसिटी से स्टार्ट होते हैं। यूजुअली पेशेंट्स को लोअर बैक से स्टार्ट होके आगे की तरफ एक वेव की फॉर्म में आते हैं। धीरे धीरे जैसे आपके लेबर बढ़ती है तो पेन्स की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ये सब भी बढ़ता है। जब आपका डिलीवरी का समय पास होता है और डिलीवरी जस्ट होने वाली होती है, तो ये इसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है लेबर पेन की कि यह आपको हर 2 मिनट में 50 से 60 सेकंड के लिए आता है, और ऐसे टाइम में उस दर्द को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पेशेंट को मेंटली सपोर्ट करना और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होता है पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करना, जिसके लिए हम पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं। इस दर्द का एक पैटर्न होता है जो वेव की तरह आता है और कंटिन्यूस नहीं रहता है, हर 2 से 3 मिनट में आता है, ताकि माँ को बीच में सांस लेने का टाइम मिल सके और थोड़ी सी राहत मिल सके, और ताकि वो एक एनर्जी गैदर कर सके डिलीवरी के लिए। ये दर्द आना क्यों ज़रूरी है? हमारा जो यूट्रस है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, और जैसे ये दर्द आता है तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमारा यूट्रस का माउथ, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, उसको डायलेट करते हैं ताकि वो माउथ पूरा ओपन होके बच्चे की डिलीवरी करवा सके। ऐसे टाइम पे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अंदर सांस खींचकर नाक से 4 तक काउंट करें और फिर मुंह से सांस को बाहर निकालकर 4 तक काउंट करें। ऐसे में आप अपने बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन दे रहे हैं और आपका ध्यान जो है वो दर्द से थोड़ा हट रहा है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेरेबल हो जाएगा। ऐसे में पेशेंट के हिसाब से एक कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पीठ का रेस्ट लेकर बैठना चाहते हैं, या आप वॉक करना चाहते हैं, या फिर दीवार का सहारा लेकर झुककर खड़े होना चाहते हैं, जो भी पोजीशन पेशेंट को कंफर्टेबल है उसे उसमें रखना भी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो हम इस वक्त कर सकते हैं, पेशेंट की पीठ की दर्द को आराम देने के लिए हॉट वाटर बैग से आप थोड़ी सिकाई कर सकते हैं, या फिर किसी नर्सिंग स्टाफ की हेल्प से मसाज भी दे सकते हैं हम बैक में। ऐसे इमोशनल टाइम में पेशेंट के रिश्तेदारों का साथ होना भी ज़रूरी है। तो पेशेंट जिसके साथ भी कंफर्टेबल है, चाहे वो उनके हस्बैंड हैं, चाहे वो उनकी माँ हैं, अगर उनका सपोर्ट हम उनको दे पा रहे हैं उस वक्त में, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पेशेंट के लिए। ऐसे टाइम पे डर लगना, घबराहट होना, एंग्जाइटी होना, रोना आना, ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये सोचना है कि ऐसे में आप अकेले नहीं हैं, आपकी फैमिली का सपोर्ट है, और जब सब लोग कर पाते हैं तो हम भी कर पाएंगे। क्या ये मैं कर पाऊँगी? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगी। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही ताकि आप खुश हो सकें। आपकी बॉडी ने 9 महीने इसी चीज़ के लिए तैयारी की है, एक हेल्दी माँ का एक हेल्दी बच्चे को जन्म देना। इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन। ज़रूरी ये है कि एक हेल्दी माँ ने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है। ऐसे टाइम पे माँ के शरीर में अपने आप शक्ति आती है ये सब दर्द को सहने की और एक बच्चे को डिलीवर करने की। ऐसे टाइम में हमें घबराना नहीं है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है।
बहुत सी माएँ जो एक इंजेक्शन तक से डरती हैं, उनको हम देखते हैं नॉर्मली बच्चे को डिलीवर करते हुए। तो शायद आप जानते भी नहीं हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है। ये सब हम तब जानते हैं जब डिलीवरी टेबल पे हम अपने बच्चे को डिलीवर कर रहे होते हैं। तो अंत में अब हम ये जानते हैं कि 9वें महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने बात की, हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना चाहिए हमको। आयरन रिच डाइट लेना चाहिए। दूसरा, घी और मीठा, इस पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारा बच्चे का जो वज़न है वो भी चेक में रहे और माँ का वज़न भी चेक में रहे। हमें एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करना चाहिए, चाहे स्क्वाटिंग है या फिर आधा घंटा वॉकिंग है, डक वॉक है, बटरफ्लाई पोजीशन है, ये सब करना चाहिए। बहुत भारी सामान ना उठाएं, अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट ना करें, बहुत लंबे ट्रैवलिंग अवॉइड करें और जितना हो स्ट्रेस कम लें। हमारी बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है और अब समय आ रहा है जब हम अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा पाएंगे। ऐसे में रिलैक्स्ड रहना, खुश रहना, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिलीवरी के बारे में या लेबर पेन के बारे में आपके कोई भी डाउट्स हों, कोई एंग्जाइटी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, वो ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।